लेकिन यूएस सेंटकॉम जिसको जिम्मेदारी दी गई थी कि वो गजा में जो एग्रीमेंट है उसकी निगरानी करेगा और उसको इंप्लीमेंट करवाएगा, तो उसकी जानिब से जो इक़दाम सामने आ रहे हैं उससे एक बार फिर वाज़ेह हो रहा है कि ये सीज फायर जो है वो इंप्लीमेंट होने नहीं जा रहा, बल्कि इसके टूटने के जो खदशात है वो और ज्यादा बढ़ गए हैं। और साथ ही हुतीज की जानिब से, अंसारुल्लाह की जानिब से वार्न किया गया है कि अगर इसराइल ने वहां पर बमन शुरू की तो फिर इसराइल के जो शहर हैं वो हमारे निशाने के ऊपर हैं। अल शरा की मुलाकात जो है वो प्यूटन के साथ हुई है, बड़ी अहम तरीन ये मुलाकात रही और इसमें प्यूटन की जानिब से ये कहा गया है कि वो सीरिया को मजीद वेपन जो देने जा रहे हैं और लेटेस्ट वेपन्स होंगे, एयर डिफेंस जो सीरिया को देने जा रहे हैं और सीरिया की जो रिकंस्ट्रक्शन है उसमें अपना हिस्सा डालने के लिए तैयार हैं। ये बिल्कुल इसराइल की जो प्लानिंग्स हैं उसके खिलाफ है। वो इस तरह से खिलाफ है कि आप देखिए अगर रशियन एयर डिफेंस वहां पर डिप्लॉय होगा तो फिर इसराइल जो वो तबाह कर देगा, रशियन एयर डिफेंस के ऊपर इसराइल हमला करेगा। और फिर अल शरा की जानिब से प्यूटन को यह कहा गया है कि आपकी जो एसेट्स हैं, मिलिट्री एसेट्स हैं, वहां पर रखिए। इसकी गारंटी अल शरा ने प्यूटन को दे दी है। जो एयर बेस है, जो नेवल बेस है, दोनों जो है वो रशिया की वहां पर मौजूद रहेंगी। जैसे एग्रीमेंट था पिछली रजीम का, अब उस एग्रीमेंट को उसी तरह से रिन्यू कर दिया जाएगा। ये ना सिर्फ इसराइल की शिकस्त है बल्कि पूरे वेस्ट की शिकस्त है। ये जो सीरिया में खाना जंगी करवाई गई और वेस्ट के जो सबसे बड़े यहां पर मकासद थे वो रशिया को यहां से आउट करने के थे। इसलिए जब फ्रांस और जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर्स यहां पर आए तो उन्होंने खुलकर कहा कि हम ये चाहते हैं कि रशिया को यहां से आउट किया जाए। और इससे पहले जो सीरियन करेंसी है वो भी मॉस्को के अंदर, रशिया के अंदर वो प्रिंट हो रही थी, तो ये बात चली कि ये अब जर्मनी में या वेस्ट के यूरोप के किसी मुल्क में होगी। तो उनकी वाज़ेह डिमांड थी अगर सैंक्शंस हटानी है तो फिर रशिया आउट होगा। अच्छा, ये भी पहले टर्की और रीजन और शरा ये भी इस हक में थे कि ठीक है। बाद में इनको एहसास हुआ कि नहीं, ये तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी जब इसराइल ने हमले किया और उसको कोई रोक नहीं सका। तो अब आप जरा देखिए ये इसराइल की हरकतों की वजह से वेस्ट को कितना बड़ा स्ट्रेटेजिक लॉस हुआ है। यानी उनका जो वाहिद मकसद था, मतलब बहुत सारे थे लेकिन सबसे टॉप तो यही था, उनकी असल लड़ाई तो रशिया से थी, तो ग्रेट गेम तो रशिया के साथ जारी थी ना, तो रशिया की बेसिस तो वहां पर हैं, उनके साथ एग्रीमेंट वो कह रहे हैं हम कंटिन्यू करेंगे और वो मजीद वेपन और एयर डिफेंस वो देने जा रहे हैं। तो इसलिए जो इसराइल की हरकत है ये वेस्ट को बहुत ज्यादा उनको स्ट्रेटेजिक लॉस पहुंचा रही हैं और हर तरह का लॉस पहुंचा रही हैं। ये सीरिया की में जो इन्होंने शुरू किया उसके नतीजे में 3 मिलियन जो महाजरीन हैं वो जर्मनी गए हैं, ठीक है ना, 3 मिलियन। सो बाकी यूरोप के अंदर लिबिया से, अफ्रीका से, मिडल ईस्ट से, इन सारे कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से जो सोमालिया में है, सूडान में है, तो यहां से वो गए हैं, सारी इमिग्रेशन हुई है, जिसके नतीजे में यूरोप का आज ये हाल है और उसकी इकोनॉमी जो वो डैमेज हो रही है बहुत बुरे तरीके से। तो ये इसराइल है जो उनको नुकसान जो है बहुत ज्यादा पहुंचा रहा है। देखते हैं यूरोप इस बात को कितनी जल्दी जो वो समझता है। आलमी सतह के ऊपर मजीद तूफान आ रहे हैं। एक तो बड़ा तूफान ये आने वाला है कि यूरोप, नेटो बहुत करीब पहुंच गया है रशियन एसेट्स को रशिया ही के खिलाफ इस्तेमाल करने के। देखना वो कब से लगे हुए, कितने महीनों से या 1-1.5 साल से ये बहस जारी है कि हमें ये इस्तेमाल करने हैं, हमें ये इस्तेमाल करने हैं, इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। तो इसे आप क्या समझे, इसे यानी ये कोई ऐसी मामूली चीज नहीं है, ये बहुत ही गैर मामूली चीज है। ये आलमी जंग के और ज्यादा करीब धकेलने वाली बात है। यानी आप उस सारे सिस्टम को, सारी अंडरस्टैंडिंग को इस तरह से तोड़ रहे हैं कि भाई अब बस हर रूल तोड़कर हर सूरत में रशिया को डिस्ट्रॉय ही करना है, ठीक है ना। तो ये तो उस आलमी जंग के मजीद करीब धकेलने वाली बात है कि आप रशिया के $300 बिलियन रशिया के ऊपर ही इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तो बहुत ही खतरनाक बात है। और खबर यह है कि यूरोप इसमें बहुत ज्यादा करीब पहुंच गया है और वो ये पैसे यूक्रेन को देने जा रहे हैं। अच्छा, इसके साथ नेटो ने कहा है कि कोई भी रशियन जेट्स यहां पर आएंगे तो हम उनको शूट डाउन करने जा रहे हैं। और इससे पहले रशिया ने कहा कि हमारा कोई जेट जो अगर इन्होंने शूट डाउन किया तो फिर हम आगे से अटैक कर देंगे। तो वो मामला काफी खराब है। उधर नेटो अब कह रहा है कि हम जब शूट डाउन करेंगे। और इसी दरमियान चाइना और अमेरिका के दरमियान जो कोल्ड वॉर है उसमें मजीद इजाफा, यानी उसकी तरफ मामला जा रहे हैं। अगर ये मिनरल्स वाला मामला सॉर्ट आउट नहीं होता तो इसके काफी ज्यादा अब खदशात हैं कि ये बड़ी कोल्ड वॉर जब यहां पर छिड़ जाएगी। अभी अमेरिका की जानिब से एक बहुत बड़ी धमकी चाइना को गई है कि उसमें ये थ्रेट किया गया है कि वो पूरी तरह से चाइना को अपने सिस्टम से निकाल देंगे, उसको जब वो आइसोलेट कर देंगे, ठीक है ना। ये उनकी जानिब से जब वो बहुत बड़ी धमकी अमेरिका की जानिब से गई है। तो अगर वहां पर कोई सेटलमेंट नहीं होती तो फिर वो जो कोल्ड वॉर है वो आपको वाज़ेह तौर पर मजीद नजर आएगी। अच्छा जी, यूएस सेंटकॉम जिस जो बाकायदा इसमें शामिल है कि वो निगरानी करेगा, इंप्लीमेंट करेगा, उसकी जरा स्टेटमेंट देखिए। गजा में इसराइल वायलेशन कर रहा है, फलस्तीनियों को मार रहा है, एड अंदर नहीं जाने दे रहा, हैवी मशीनरी अंदर नहीं जाने दे रहा, जर्नलिस्ट अंदर नहीं जाने दे रहा, डॉक्टर्स अंदर नहीं जाने दे रहा। और सेंटकॉम क्या कह रहा है? सेंटकॉम सेज कि हमास टू इमीडिएटली सीज द वायलेंस एंड द फायरिंग ऑन सिविलियंस इन गाजा। सेंटकॉम ये कह रहा है कि हमास फौरी तौर पर सिविलियंस के ऊपर हमले बंद करे
और गजा में हमास इस वक्त वायलेंस कर रहा है और वो फौरी तौर पर इस वायलेंस को और सिविलियंस पर गोलियां चलाने को बंद करे। यूएस सेंटकॉम चीफ कॉल्स ऑन हमास टू सस्पेंड वायलेंस, एम्ब्रेस पीस, अमन की तरफ आ जाओ। यूएस सेंटकॉम चीफ ने पैगाम जारी किया, अमन की तरफ आ जाओ। ट्रंप प्लान के नतीजे में बड़ी हिस्टोरिक पीस अपॉर्चुनिटी है, तो वायलेंस को छोड़कर जब अमन की तरफ आ जाओ और जो गजा के इनोसेंट सिविलियंस हैं उनके ऊपर गोलियां मत चलाओ। अच्छा जी, और बोथ जो हमास कंट्रोल्ड एरिया है, जो इजरायली फौज का कंट्रोल एरिया है, दोनों जगहों पर हमास सिविलियंस को मार रही है और फौरी तौर पर हमास डिसआर्म हो जाए, अपना असला फेंक दे विदाउट एनी डिले। ठीक हो गया। तो ये हैं जिन्होंने इंप्लीमेंट करवाना है। तो आपके मतलब अब इसको हम क्या डिफाइन करें, तो वाजे है, यानी इस ये इंप्लीमेंटेशन हो रही है। हमास फलस्तीनियों के ऊपर गोलियां चला रही है, ये इंप्लीमेंटेशन हो रही है, ये इंटेंशंस हैं। तो उन्होंने कोर इशू को क्या हल करना है, वो तो जो वाजे हकायक है उनको भी बिगाड़ कर पेश कर रहे हैं। यानी ये जैसे कोई नेतन्याहू की कैबिनेट का मिनिस्टर जो कोई बयान जारी कर रहा है, ये तो अभी ऑनेस्ट ब्रोकर है ना, ये तो अभी एक सालिस है। उसका आप जरा बयान देखिए, ऐसा लग रहा है नेतन्याहू का कोई कैबिनेट का बंदा जो बयान जारी कर रहा है। तो ये तो है पीछे इंटेंशंस, जो जाहिरी हकायक को ही मसक कर रहे हैं, कोर इशू को तो उन्होंने क्या हल करना है। यानी इजराइल फलस्तीनियों के ऊपर गोलियां चला रहा है और वो कह रहे हैं हमास है जो गोलियां चला रही है और हमास है वो वायलेंस छोड़ दे। अच्छा जी, तो अल जजीरा, गाजा सीज फायर, दिस कैन फॉल अपार्ट वेरी क्विकली, द गाजा ट्रूस इज एक्सट्रीमली फ्रिजाइल। अब ये अल जजीरा कह रहा है कि सूरत हाल इतनी खराब है और ये जो सीज फायर है वो इतना फ्रिजाइल है, वो इतना कमजोर है कि किसी भी वक्त ये टूट सकता है। वाई? क्योंकि पीछे कोई सॉलिड चीज नहीं है, कोई सॉलिड एग्रीमेंट नहीं है। और ऊपर से आपके सामने जिन्होंने इंप्लीमेंट करवाना है उनका बयानिया क्या है, वो करें हमास वायलेंस छोड़ दे और फौरी तौर पर जब डिसआर्म हो जाए और ये फलस्तीनियों के ऊपर गोलियां चलाना बंद करे हमास। कंडोलीजा राइस जो फॉर्मर अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, उनके बारे में आप जानते हैं, उन्होंने भी अपने दौर में बहुत कुछ किया है। तो वो क्या कह रही हैं, वो भी फलस्तीनियों को एक मशवरा दे रही हैं और उनकी जो स्टेटमेंट आई है, उन्होंने ये कहा है कि फलस्तीनी जो हैं वो इजराइल को रेजिस्ट करना छोड़ दें और को एग्जिस्टेंस की तरफ आ जाए। एंड दिस मींस चेंजिंग द स्कूल करिकुलम फॉर चिल्ड्रन दैट कॉल्स फॉर रेजिस्टेंस। और इसके लिए जरूरी है कि गजा का, फलस्तीनियों का, वेस्ट बैंक का जो करिकुलम है स्कूल का, वो तब्दील करना चाहिए और वो रेजिस्टेंस छोड़ दें, अमन की तरफ आ जाए फलस्तीनी, जब वो अमन की तरफ आ जाए। तो बात यह है कि जब तक रीजन इस बैलेंस ऑफ पावर को चेंज नहीं कर देता, ये बयानिए इनकी कोई अहमियत नहीं होती। ये ऐसे बयानिए जो जाहिरी हकायक, इतने बड़े जाहिरी हकायक हैं कि ये इजराइल है जो फलस्तीनियों को रिकॉग्नाइज नहीं करता, उनके साथ कोई एग्जिस्टेंस नहीं चाहता, उनके साथ अमन नहीं चाहता, हर मुआहदे को वायलेट करता है। उनके जो बड़े ज़ानिस्ट लीडर्स हैं, उनके खतूत आज भी, उनकी जो एडवाइसेज हैं वो आज भी इनकी वेबसाइट्स के ऊपर पड़ी हुई हैं, जिसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि जब तक फलस्तीनी मुकम्मल सरेंडर ना कर दें, इस लैंड के ऊपर अपना राइट खत्म ना कर दें, इस क्लेम को छोड़ ना दें, तब तक फलस्तीनियों को मारते रहो और इनके साथ कोई मीनिंगफुल मुज़ाकरात मत करना। ये उनकी अर्ली ज़ानिस्ट लीडर्स की इंस्ट्रक्शंस है जो इनके वेबसाइट्स के ऊपर अभी भी पड़ी हुई हैं। यानी इतने ज़ाहिरी हकायक हैं, उनको भी ये मसक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह के बयानी सिर्फ ताकत के साथ ही इंपोज किए जा सकते हैं। तो जब तक रीजन में कोई यानी बड़ी तब्दीली नहीं आती और इस रीजन का बैलेंस ऑफ पावर नहीं इस तरह से बदलता कि इजराइल को पूरी तरह से चैलेंज किया जाए, और जब तक ये अमेरिका के इस तरह से डिपेंडेंट है, तो अमेरिका तो कभी फलस्तीनी रियासत की तरफ नहीं जाएगा, बल्कि इजराइल के बयानियों को जो है वो इंडोर्स करेगा और उससे क्या होगा कि एंडलेस वॉर जो है वो जारी रहेंगी। तो अब आप देखिए इजराइल के साथ क्या हुआ है। इजरायली फौज का जो एक सोल्जर है वो हमास ने कैप्चर किया, उसको जंगी कैदी बनाया ड्यूरिंग द वॉर। यह आज साबित हुआ, बहुत बड़ी ह्यूमिलिएशन इजराइल को फेस करना पड़ी है। रेजिस्टेंस ने 4 इजरायली जो कैदी हैं उनकी बॉडीज वापस की, जिसमें से 3 का इजराइल ने कहा कि ये तो आइडेंटिफाई हो गई हैं, लेकिन एक जो बॉडी है ये आइडेंटिफाई नहीं हुई, बल्कि ये फलस्तीनी की बॉडी है जो इन्होंने दे दी हमें। उसके ऊपर हमास ने फिर वीडियो जारी किया और उसने बताया कि ये वो फौजी है जो हमने कैप्चर किया था और तुमने इसको छुपा के रखा और इसको एक्नॉलेज नहीं किया, इसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो ये वो फौजी है जिसको हमने जंगी कैदी बनाया था ड्यूरिंग द वॉर, और फिर उसकी वीडियो भी जारी कर दी और कहा कि ये उस फौजी की बॉडी और ये सबको बता दो। तो बहुत बड़ी ह्यूमिलिएशन इजराइल को फेस करना पड़ी है। ये मई 2024 में जबालिया के अंदर उन्होंने ये ऑपरेशन किया था और इसको जो है वो कैदी बनाया था। ठीक है, यानी बाइडेन दौर की बात है। तो ये काफी बड़ी ह्यूमिलिएशन हुई है और स्पेन के अंदर जनरल स्ट्राइक हो रही है इन सॉलिडारिटी विद गाजा। सो ये यहां पर एक ही रियासत बनेगी अल्टीमेटली, और ये जो इजराइल है इस स्टेटस के साथ ये कोलैप्स होगा और ये दुनिया और इजराइल साथ साथ नहीं चल सकते।
इतना वायलेंस, इतनी ईवलनेस, ये नहीं चल सकती। और यहां पर एक ही रियासत बनेगी जिसमें तमाम मज़ाहब के लोग जो हैं वो एक साथ रहेंगे, और ये जो ज़ायनिज़्म है इसको जड़ से उखाड़ कर इस खित्ते से फेंक दिया जाएगा, और तभी यहां पर अमन की फसल उगेगी, तभी यहां पर अमन के और मोहब्बत के फूल उगेंगे। जब तक ये बैठे हैं तब तक कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, फ्रांस ने कहा है कि वी वांट टू प्रिजर्व द यूनिटी ऑफ टेरिटरीज ऑफ द स्टेट ऑफ द पैलेस्टाइन। अच्छा, प्यूटन और अल-शरा की जो मुलाकात हुई है, सीरिया सीक्स टू रीडिफाइन रशिया टाइज, अल-शरा टेल्स प्यूटन इन मॉस्को। Syria's al-Shara tells Putin meeting he will respect all past deals with Moscow. All past deals जो बशार अल-असद के टाइम पर हुई हैं, उन तमाम को रिस्पेक्ट करेंगे, उन तमाम को आगे बढ़ाया जाएगा। तो ये तो इसराइल के लिए बहुत खतरे वाली बात है और इसराइल की सारी प्लानिंग्स के खिलाफ है। देखिए, जब तक वो एग्रीमेंट जो अल-शरा और रशिया के दरमियान था, इसराइल इस तरह से ना ही सीरिया में घुस सका है, ना इस तरह से बॉम्बिंग कर सका है। तो किसने बचाया हुआ था? रशिया ने बचाया हुआ था। तो ये रीजन ने और टर्की ने और अल-शरा ने सोचा कि भाई ठीक है, मतलब हमने वेस्ट के कैंप में जाना, रशिया को यहां से निकालो। अब इनकी अकल जो ठिकाने आ रही है। तो पास्ट की सारी डील्स हैं वो उसी तरह से रहेंगी, उनको रिस्पेक्ट किया जाएगा, कुछ नई डील्स भी की जाएंगी, और जो रशिया की प्रेजेंस है वो वैसे ही रखी जाएगी। आप अंदाजा करें, जब वो सारा रिजीम चेंज हुआ है तो कैसे, मतलब सब ने अपनी विक्ट्री क्लेम की, यूक्रेन ने भी की। अच्छा, ये अजब मामला है, यूक्रेन ने भी विक्ट्री क्लेम की, यूरोप ने भी की, नेतन्याहू ने भी की, रीजन ने भी विक्ट्री क्लेम की, और अमेरिका ने भी की, पूरे वेस्ट ने विक्ट्री जब वो क्लेम की है, और इसमें लूजर बताया गया ईरान और रशिया को। तो अब आप जरा देखिए, प्यूटन जब वो कैसे यानी वापस आए हैं। वैसे तो यहां से गए नहीं, लेकिन वापस कैसे आए हैं इस सारे गेम में? वो कभी आउट हुए नहीं थे, लेकिन आप जरा अंदाजा करें, खुद अल-शरा साहब मॉस्को में जाकर कह रहे हैं कि भाई आप इधर ही बैठे रहेंगे, और मजीद बल्कि वो डिफेंस डील जब होने जा रही है रशिया से। ये बहुत बड़ा जो है ना धचका लगा है वेस्ट को, और वजह सिर्फ इसराइल है। ये मैं आपको बता दूं, अगर ये इसराइल सारी हरकतें ना करता तो ये डील नहीं होनी थी, ये डील इस तरह से नहीं होनी थी। ये सारा इसराइल की वजह से हुआ है, क्योंकि देखिए सीरिया की सिक्योरिटी दांव के ऊपर लग गई है ना। सीरिया का मुस्तकबिल इसराइल खुलकर कहता है कि वो सीरिया को स्टेबलाइज नहीं होने देगा। और फिर आप देखिए, ये जो मीटिंग हुई है, इससे 72 घंटे पहले क्या हुआ है? इससे 72 घंटे पहले टर्की के जो तीनों हाई ऑफिशियल हैं, फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर और इंटेलिजेंस चीफ, और जो सीरिया के तीनों ये उहदेदार हैं, उनकी मुलाकात हुई है। उसके बाद ये मुलाकात मॉस्को में हो रही है, और इनकी जो मुलाकात हुई 72 घंटे पहले, उसमें यह कहा गया कि सीरिया के लिए इकलौता खतरा जब वो इसराइल है। तो इसराइल को कौन रोकेगा? अमेरिका रोकेगा, बर्तानिया रोकेगा, यूरोपीय यूनियन रोकेगी? कोई नहीं। तो एक ही ताकत है जो उसको रोक सकती है, और वो रशिया। सो सीरियन लीडर सीक्स रीसेट इन रशिया रिलेशंस इन प्यूटन मीटिंग। तो ये वाली सूरत हाल है। अच्छा, अब जो वेनेजुएला की जंग है उसकी क्या सूरत हाल है? कर्नल डॉगलस मैकग्रेगर जो हैं, उन्होंने कहा है कि ये जंग इमिनेंट है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि अमेरिका के लिए जंग बहुत महंगी साबित होने वाली है। उन्होंने इसको कहा कि ये एक द वेनेजुएला ट्रैप, ये एक ट्रैप होगा जिसमें अमेरिका फंसेगा, और ये वाशिंगटन की कॉस्टलीस्ट वॉर होगी, बड़ी महंगी तरीन, बड़ी एक्सपेंसिव वॉर होगी। और ये जो रिजीम चेंज है, ये वाशिंगटन के लिए हमेशा फैंटेसी, ये इनके लिए बड़ी फैंटेसी है रिजीम चेंजेस करना, बट ये आगे जाकर बड़ा कॉस्टली होने वाला है। अच्छा, और ये जो बिल्डअप हो गया है अमेरिकन फोर्सेस का, इससे वाज़ेह है कि इंटरवेंशन इन वेनेजुएला इज इमिनेंट। ये उनके कर्नल डॉगलस मैकग्रेगर बात कर रहे हैं कि इस बिल्डअप से ये बात वाज़ेह है कि हमला तो होने जा रहा है, इन्वेजन होने जा रही है, इंटरवेंशन होने जा रही है, लेकिन नतीजा अमेरिका के हक में कोई अच्छा नहीं होगा। और द न्यू कॉन्स इन वाशिंगटन, ये जो है ना हॉक्स, मतलब जो जंगे चाहते हैं, उनके लिए नई इस्तेलाह जब न्यू कॉन्स इस्तेमाल होती है, तो उन्होंने कहा ये वाशिंगटन के अंदर जो न्यू कॉन्स बैठे हैं, ये बड़े एक्साइटेड हैं रिजीम चेंज करने के लिए। एंड रिजीम चेंजेस उनके लिए इस तरह से एक्साइटिंग हैं जैसे क्रिसमस के ऊपर बच्चे सेंटा का इंतजार कर रहे होते हैं उसके गिफ्ट्स का। तो ये रिजीम चेंजेस इतने इनके लिए मशगला है, इतने ये एक्साइटेड होते हैं। सो आगे जो बात उनकी बड़ी इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा यहां पर द बैटलफील्ड हैज बीन प्री स्टेज, यहां पर कोई ये पूरी तरह से आगे वो तैयार बैठे हुए हैं। बैटलफील्ड जो है इसमें वो पहले ही अपना जाना बैठे हैं तैयार होकर। कौन? रशिया, चाइना, ईरान। ये जो बैटल छिड़ने जा रही है, इसमें 3 जो ताकतें हैं वो ऑलरेडी यहां पर बैठी हैं, मतलब वो इंतजार कर रही हैं, एक तरह से प्री स्टेज जो है ना वो करके बैठे हुए हैं। रशिया, चाइना, ईरान तीनों इसमें मौजूद हैं, तीनों इस जंग में मौजूद होंगे। और ये सारा जो ऑपरेशन है डिजाइन टू गारंटी स्ट्रेटेजिक फेलियर, और इसका नतीजा स्ट्रेटेजिक फेलियर के अलावा कुछ भी नहीं निकलेगा। और इस वक्त वेनेजुएला के अंदर इंटेंसिव ट्रेनिंग्स हो रही हैं अर्बन सेंटर्स के अंदर, और कुछ डिटेल्स उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बताई। उन्होंने कहा कि वहां पर स्मॉल यूनिट कम्बैट और इररेगुलर वॉरफेयर उनको सिखाया जा रहा है।
यानी ये जंग ऐसे तो नहीं होगी ना, अगर उनकी फौज उतरती है तो इधर अमेरिकन फौज खड़ी है, इधर वेनेजुएला फौज खड़ी है, वो आमने सामने लड़ेंगे, ऐसा तो नहीं होगा। तो आप जरा देखें कि उनकी ट्रेनिंग कैसे हो रही है। स्मॉल यूनिट, क्लोज कम्बैट एंड इररेगुलर वॉरफेयर। और आगे इससे आपको बात समझ आएगी कि वो हिस्टोरिकल मॉडल जो अफगानिस्तान में अप्लाई हुआ, जो वियतनाम में हुआ, उसको यहां पर अप्लाई कर रहे हैं। यानी बरह रास्त जंग तो नहीं ना होगी, इररेगुलर वॉरफेयर होगी ना, गुरिल्ला वॉरफेयर होगी। तो उसकी तैयारी वेनेजुएला में जारी है, और उसमें इनपुट किसका है? ईरान का है, रशिया का है, चाइना का है। वो पूरी तरह से यहां पर इन्वॉल्व है। तो वियतनाम का मॉडल जो वो यहां पर अप्लाई किया जा रहा है, और ट्रेनिंग उस अंदाज के अंदर जो वो दी जा रही है। और इसमें रशिया जो है नेविगेशन सिस्टम देगा, और स्पाइनेज सपोर्ट रशिया की जानब से होगी, क्योंकि इस तरह के एग्रीमेंट्स वेनेजुएला और रशिया के दरमियान एग्जिस्ट करते हैं। और Su-30 जो फाइटर जेट्स उनके पास हैं, टू बी आर्म्ड विद एंटी शिप मिसाइल्स, वो एंटी शिप मिसाइल्स उनके पास होंगे, और वो कैरेबियन के अंदर आकर स्ट्राइक कर सकते हैं। तो ये उन्होंने बात की। और ऊपर से कांग्रेस जो है टर्न्स ऑन ट्रंप ओवर सीक्रेट वेनेजुएला स्ट्राइक, शो अस द एविडेंस। वो कांग्रेस जो है वो, चूंकि हर जंग जब उसकी मर्जी से होती है, तो कांग्रेस से चूंकि चीजें छुपाई जा रही हैं, तो वहां पर प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया कि हमें बताओ ये वेनेजुएला के अंदर जो क्या हो रहा है। लैटिन अमेरिका का, साउथ अमेरिका का एक बड़ा इंपॉर्टेंट तरीन मुल्क है पेरू। ये पेरू वही है जहां पर चाइना ने जाकर पोर्ट खोली है, प्रेसिडेंट शी ने वहां पर जाकर दौरा किया, एंड आफ्टर सेंचुरीज वहां पर किसी ने जाकर अपनी बंदरगाह खोली है। सो वहां पर रिजीम चेंज हो गया। Peru's interim president swears in a hard right cabinet। तो वहां पर नए प्रेसिडेंट आ गए हैं, उन्होंने कैबिनेट भी अनाउंस कर दी है। अब ये क्या बात है, देखना पूरा साउथ अमेरिका, लैटिन अमेरिका, वहां पर कुछ ना कुछ हो रहा है। तो वो जो सबसे आम तरीन मुल्क है, जहां पर प्रेसिडेंट शी गए हैं, जहां पर 200 साल के बाद किसी ने आकर पोर्ट बनाई है, वहां पर रिजीम चेंज हो गया है। उधर आपने देखा मेडागास्कर में रिजीम चेंज हुआ। अच्छा, इसके साथ ही अर्जेंटाइन है, अर्जेंटाइन के साथ ऊपर वेनेजुएला है। तो अर्जेंटाइन में क्या हो रहा है? अर्जेंटाइन में इलेक्शन होने जा रहे हैं, और उसका जो प्रेसिडेंट है, आपको पता है, वो नेतन्याहू का बहुत करीबी और बहुत बड़ा ज़ानिस्ट है। और अभी यरूशलेम, काफी जब ईरान पर हमला हुआ तो उस वक्त वो यरूशलेम में था, तो ये बहुत करीब है ट्रंप के और बहुत बड़ा ज़ानिस्ट है। और अर्जेंटाइन का ये सदर है, और वहां पर इलेक्शन होने जा रहे हैं, और अर्जेंटाइन की इकोनॉमी का बड़ा गर्क हुआ है। अच्छा, अब ट्रंप ने अर्जेंटाइन के लोगों के लिए भी मैसेज जारी कर दिया, कहता है मैं अर्जेंटाइन के लोगों के साथ बड़ा टफ बिहेव करूंगा अगर उन्होंने मेरे फ्रेंड जवेर मिली, जो इनका नाम है, अगर इनको इलेक्ट नहीं किया तो मैं बड़ा टफ बिहेव करूंगा। यानी बहरहाल धमकी अर्जेंटाइन को लगा दी है। द फर्स्ट यूएस प्रेसिडेंट टू एडमिट देयर डायरेक्ट इंटरफेरेंस इन फॉरेन इलेक्शंस, कंफर्मिंग दैट यूएस एड टू अर्जेंटाइन विल स्टॉप अगर उसके दोस्त को प्रेसिडेंसी नहीं मिली। अमेरिका की सपोर्ट जो है वो, अभी ट्रंप ने $20 बिलियन देने का ऐलान किया है, और उससे हटकर भी सपोर्ट है। तो उसने कहा मैं ये सारा रोक दूंगा अगर इसको सदर नहीं बनाया। अब आप जरा अंदाजा करें, मतलब दुनिया किस अंदाज में चल रही है, डिक्टेशन। ये नई दुनिया है। तो ये जो गजा में हुआ है, या ये सारा कुछ हो रहा है, ये एग्जाम्पल है। और दुनिया अगर इस सोच के साथ नहीं लड़ेगी तो सबको इसी सोच के तहत जब वो फिर रहना पड़ेगा। अब अंदाजा करें ना, मतलब वो अर्जेंटाइन के लोगों को कह रहा है कि अगर तुमने इस बंदे को नहीं जितवाया तो मैं ये कर दूंगा। मतलब ये अगली दुनिया है। तो दुनिया के लिए जरूरी है, इंसानियत के लिए जरूरी है कि वो इस सोच के साथ लड़े, वगरना फिर दुनिया पर यही मॉडल जो है वो अप्लाई होगा। और ब्लूमबर्ग ने कहा है कि ब्रिटेन एंड कनाडा विल ज्वाइन द यूरोपीय यूनियन प्लान टू यूटिलाइज अ पोर्शन ऑफ रशियन सेंट्रल बैंक एसेट। अब इसमें कनाडा भी आ गया, ब्रिटेन भी आ गया है, और वो ये पैसा इस्तेमाल करने जा रहे हैं। ये जो 2022 में इन्होंने रशिया के एसेट्स फ्रीज किए हैं, उसका नतीजा ये निकला है कि जो फाइनेंशियल सिस्टम है, ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम, वो उसकी पूरी क्रेडिबिलिटी लूज हो गई है, और मुल्कों ने वैसे अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया है। ठीक है ना, ये छोटा वाकया नहीं है। देखिए, वर्ल्ड वॉर क्या थी? वर्ल्ड वॉर यही थी कि उसमें कोई रूल्स नहीं है। ठीक है ना, उसमें कोई रूल्स नहीं है। तो अगर ग्लोबल पावर्स के दरमियान, देखें, ग्लोबल पावर्स के दरमियान जब ये वाली सूरत हाल पैदा हो जाए ना, इसका नतीजा आलमी जंग ही निकलता है। जब ट्रस्ट बिल्कुल है ही नहीं, जब आलमी इदारे फेल हो गए हैं, जब वो एक दूसरे के खिलाफ इस हद तक उतर आए हैं। यानी व्हाट डज इट मीन, अगर आप गहराई में सोचें, उनके पैसे लेकर उन पर इस्तेमाल करने का क्या मतलब है? दैट मीन कि हमें हर सूरत में रशिया को डिस्ट्रॉय करना है, और जब आप उनके पैसे ले रहे हैं तो फिर आपको लाजमी करना है ताकि वहां पर कोई वो ताकत रहनी नहीं चाहिए जो कल को आकर आपसे हिसाब ले सके। सोचिए, अगर ये पैसे उन्होंने इस्तेमाल कर लिए और रशिया फिर भी जीत गया, तो रशिया पैसा वापस लेगा ना। और जैसा नेटो चाहता है कि रशिया को 2-3 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए, तो आप जब ये पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं तो दैट मीन कि आप उस बात को इंडोर्स कर रहे हैं कि अब हमें हर सूरत रशिया को डिस्ट्रॉय करना ही करना है। समझ रहे हैं? यानी 3 साल हो गए, ये पैसा उनके पास है, इस्तेमाल नहीं कर सके। 3 इयर्स क्या चीज है जो उनको रोकती है? तो इसकी गहराई ये है, यानी ये पैसा इस्तेमाल करने का मतलब ये है कि आप आलमी जंग को दावत दे रहे हैं। आप उनका पैसा उन पर इस्तेमाल करके आप ये इंडोर्स कर रहे हैं कि अब आप हर सूरत में उसको डिस्ट्रॉय ही करना चाहते हैं, उसको कई हिस्सों में तकसीम करना चाहते हैं। और रशिया क्या हो जाएगा डिस्ट्रॉय?
अगर वो होगा तो फिर न्यूक्लियर जंग से गुजर कर होगा। इस जंग की और माजी की जंगों की सबसे डिफरेंट बात ही यही है। तो इसलिए ये सबसे खतरनाक जंग है। नेटो कह रहा है कि वी विल शूट डाउन एनी एयरक्राफ्ट दैट इंटर्स आवर एयर स्पेस। जर्मनी ने अपने जो एयरक्राफ्ट है वो पोलैंड की एयर स्पेस जो है वहां पर डिप्लॉय करने का ऐलान किया, पोलैंड में डिप्लॉय करने का ऐलान किया है। और जर्मनी जो 10 बिलियन यूरोस इसके ऊपर इन्वेस्ट करने जा रहा है, किसके ऊपर? ड्रोन्स बनाने के ऊपर, $10 बिलियन। और इसी दरमियान जो मार्को रूबियो हैं उन्होंने भी धमकी दी है। उन्होंने कहा कि अगर यूक्रेन में रशिया जंगबंदी नहीं करता, यूनाइटेड स्टेट्स और उसके इत्तेहादी रशिया को पे द प्राइस करने पर मजबूर करेंगे। रशिया विल पे द प्राइस, ये मार्को रूबियो साहब कह रहे हैं। और वहां पर जो पैट्रियार्ट सिस्टम है वो फेल हो रहा है। सिर्फ इतना बड़ा डिजास्टर हुआ है, पैट्रियार्ट सिस्टम जो सबसे बेहतरीन सिस्टम है इनका, सिर्फ 6%, ओनली 6% उसकी सक्सेस रेशो है। ये आज रिपोर्ट सामने, ओनली 6%। ये जो सारे पैट्रियार्ट लगाकर बैठे हुए हैं, देखें ये इंपॉर्टेंट चीज है ना भाई, उनका सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस है और उसकी आज रेशो सामने ये सिर्फ 6% है, सक्सेस रेशो 6%। वो सारी दुनिया खरीद कर बैठी हुई है, पूरा यूरोप लेकर बैठा हुआ है, बाकी सारी इत्तेहादी दुनिया के लेकर बैठे हुए हैं और उसकी सक्सेस रेशो जब 6% है। और इधर जो मिडिल ईस्ट में एक्सपोज हुआ है। सो ये जब ये जंगें हो रही होती है ना, ये थोड़ी होता है कि हर रोज ये जो ग्लोबल पावर्स है उन्होंने लड़ना है, वो तो सदियों में एक बार लड़ती हैं, उसी को आलमी जंग कहा जाता है। तो इस तरह की जंगों में ये वेपन्स टेस्ट हो रहे होते हैं, उधर से रशियन और चाइनीज वेपन है, इधर से अमेरिकन वेपन्स हैं, तो वो टेस्ट हो रहे हैं कि भाई किसके सुपीरियर है किसके। तो अब जो अमेरिका ने धमकी दी है, यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट, इफ चाइना वांट्स टू बी अ अनरिलायबल पार्टनर टू द वर्ल्ड वी विल नीड टू डीकपल, यानी उसको बिल्कुल हम अलग कर देंगे, अलग थलग कर देंगे दुनिया से। चाइना जो है वो अनरिलायबल पार्टनर साबित हो रहा है। अब अंदाजा करें, ट्रेड वॉर अमेरिका ने छेड़ी है, अनरिलायबल पार्टनर चाइना है। तो ये जो है ना स्टेटमेंट, ये कोल्ड वॉर की स्टेटमेंट है। हम चाइना को डीकपल कर देंगे, दुनिया से अलग कर देंगे, अपने सिस्टम से निकाल देंगे। तो चाइना जो अनरिलायबल पार्टनर साबित हो रहा है। तो देखते हैं, इसी महीने में मुलाकात भी होनी है और उसमें तय हो जाएगा कि क्या कोई डील हो रही है या नहीं हो रही। फितरतन नहीं होगी, क्योंकि चाइना ने अपनी डिमांड्स पर, अपनी शरात पर, जो प्रिंसिपल शरात है, उन्होंने आगे बढ़ना है और उनका आगे बढ़ना अमेरिका को कभी कबूल नहीं होगा। तो इसलिए मामला हल भी नहीं होगा। तो इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल जो आपके साथ शेयर किया, आपने राज रुका कर इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।